हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी अपने मित्र। हम यूट्यूब चैनल पर उपस्थित हो गए हैं अपने बायो स्टडी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। कुछ खास टॉपिकों पर डिस्कस करेंगे। सीडीपी की क्लास करा रहे हैं हम आपको। सबके विचार या सिद्धांत क्या है, क्योंकि मेन चीज़ किसी भी लेखक या राइटर उसका सिद्धांत बहुत ज़रूरी है। अगर हमने सिद्धांत विचार समझ लिए उसके, तो समझ लो हमने सीडीपी पढ़ ली। किसने क्या शब्द दिए, किसने क्या बयान दिया था और किसने क्या रिसर्च करा था। इसी टॉपिक के साथ हम पावलाव पॉवलाव के टॉपिक से शुरुआत कर रहे हैं। ये हमने कल वादा करा था कि यहाँ से कल से क्लास कराएंगे आपको, उसी से शुरुआत हो गई है। पावलाव निवासी थे। अगर पावलाव कहाँ के निवासी थे? रूस रूस के। और पावलाव ने प्रयोग किस पर किया था? सभी को मालूम है, कुत्ते पर। पावलाव का कुत्ते पर प्रयोग देखिए। पावलाव ने ये प्रसिद्ध प्रयोग एक कुत्ते पर किया। पहले उन्होंने ध्यान रहित कक्ष बनवाया था। उन्होंने पहले एक ध्यान रहित कक्ष बनवाया। वह प्रयोग का उद्देश्य था कि पाचन क्रिया का अध्ययन करना। उनका उद्देश्य था कि पाचन क्रिया का अध्ययन करना। पावलाव ने ऑपरेशन कर लार ग्रंथि का संबंध ट्यूब द्वारा कांच की बोतल में कर दिया। जो हमारी लार ग्रंथि होती हैं वो कांच की बोतल में कर दिया। प्रयोग में कुत्ते की घंटी बजाने के साथ खाना दिया जाता था। खाने को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी। कई बार ये प्रक्रिया दोहराई जाती रही। हर एक बार घंटी तो बजाई गई पर खाना नहीं दिया गया। पर घंटी के आवाज़ के साथ ही कुत्ते के मुंह में लार आ गई। पावलाव ने निष्कर्ष निकाला कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घंटी की आवाज़ की संबंधता खाने के साथ स्थापित हो गई थी। इस प्रक्रिया को निम्नलिखित प्रकार से दिखा सकते हैं हम। प्रशिक्षण से पूर्व संबद्धता। घंटी की आवाज़, कुत्ता गर्दन घुमाता है। प्रशिक्षण, घंटी की आवाज़, मीट पाउडर लार प्रशिक्षण। तो प्रशिक्षण आपका घंटी की आवाज़, मीट पाउडर लार। फिर प्रशिक्षण के बाद की बात करी उन्होंने। फिर तो घंटी की आवाज़ और लार टपकना। यहाँ खाना स्वाभाविक उद्दीपक है व लार स्वाभाविक अनुक्रिया है। घंटी की आवाज़ अस्वाभाविक उद्दीपक है पर घंटी की आवाज़ के साथ बिना खाना देखे ही लार टपकना अनुकूलित अनुक्रिया है। पावलाव को नोबेल पुरस्कार मिला था पाचन प्रक्रिया पर। पावलाव द्वारा कुत्ते पर प्रयोग के उदाहरण पर आधारित सिद्धांत को कहते हैं शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत। शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत को कहा जाता है, देखिए शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत को क्या कहा जाता? अनुक्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत। अब पावलाव के सिद्धांत क्या थे? संबंध प्रत्यावर्तन, संबंध प्रतिक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया। ये उनके पावलाव के सिद्धांत है। नेक्स्ट, यह हेडिंग है बिछड़े बालक। जो औसत बालकों के समान प्रगति नहीं कर सकता उन्हें हम क्या कहते हैं? बिछड़ा बालक कहते हैं। देखिए जो और बच्चों के मुकाबले अगर बच्चा कोई वो कार्य नहीं कर सकता तो उसको हम क्या बोलते हैं? बिछड़े बालक बोलते हैं। जो अपने जीवन के मध्यकाल में लगभग 1/2 वर्ष की आयु में अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य नहीं कर सकता तो बिछड़ा बालक कहलाता है।
और 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक होते हैं, उन्हें हम पिछड़ा बालक कहते हैं। और पिछड़ेपन का कारण क्या हो सकता है? मंद बुद्धि। पिछड़ेपन का क्या कारण होता है? मंद बुद्धि। नेक्स्ट, देखिए बिछड़े बालक की समस्या की अगर हम बात करें तो स्कूल संबंधी समस्या देखते हैं। स्कूल संबंधी समस्या बहुत देखी हैं और आप देखते हैं जो आज के टीचर हैं, कुछ बच्चे इतने एक्सपर्ट होते पढ़ने में और कुछ बच्चे बेचारे को समझ नहीं पाते, बार बार समझाना उनको समझ में नहीं आता। तो संवेगात्मक समस्या है और सामाजिक समस्या है, ये क्या पिछड़े बालक की समस्या है। और प्रतिभा बालक की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? तो बुद्धि परीक्षण द्वारा, अभिरुचि परीक्षण द्वारा एवं या उपलब्धि परीक्षण द्वारा। अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा कार्य में जो अपनी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। कथन किसका था? बार्ट ने कहा था। ये बार्ट का देखो, बार्ट का कथन है कि अपने अध्ययन के मध्यकाल से अपनी कक्षा कार्य जो अपनी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ है। तो किसका कथन है? बार्ट का है। वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत बालक आते हैं। देखिए जो वंचित बच्चे होते हैं वर्ग के बालकों के अंतर्गत आते हैं अंध व अपांग बालक। अंध व अपांग बालक, मंदबुद्धि, हल्का हक लाने वाले बालक, पूर्ण बाधिर या आंशिक बाधिर। अगर मौलिकता का गुण पाया जाता है, अगर मौलिकता गुण की बात कर लेते हैं तो मौलिकता गुण क्या है? देखो मौलिकता गुण पाया जाता है सृजनशील बालकों में, जो सृजन सज्जन बच्चे होते हैं उनमें मौलिकता गुण पाए जाते हैं। बालकों के समस्यात्मक व्यवहार की का कारण नहीं है, तो मनोरंजन की सुविधा नहीं है। और मानसिक विकास का परिणाम होता है बालक के द्वारा स्वानुभावों द्वारा और लाभ प्राप्ति की योग्यता के द्वारा। नेक्स्ट, देखिए कक्षा में पढ़ाई में पिछड़े हुए छात्रों के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है? तो उनके पिछड़ेपन के कारण को ढूंढना। देखिए आप एक टीचर हो और बच्चा पिछड़ा, कुछ समझ नहीं पा रहा, कुछ पढ़ नहीं पा रहा, तो उसका पिछड़े पड़ने का कारण टीचर को ढूंढना है कि इसका क्या कारण है, ये पढ़ नहीं पाता, क्यों इतनी लेट आता, क्या इसका काम नहीं होता, उसको हमें तलाशना है। नेक्स्ट हेडिंग इसका दूसरा टॉपिक है, यदि मन अपनी निजी समस्या से ग्रासित है तब आप क्या उचित समझेंगे? अपनी समस्या अपने तक सीमित रखें। यदि आपका मन अपनी निजी समस्या से ग्रसित है तो आप क्या उचित समझेंगे? अपनी समस्या अपने निजी तक सीमित रखें या दूसरों को बताओगे? अगर दूसरों को हम बताते हैं तो क्या दूसरे हमारी मजाक बनाते हैं। तो अपनी समस्या अपने तक ही सीमित रखो, दूसरों को मत बताओ। उसी का सॉल्व आप खुद ही करोगे, दूसरा कोई सॉल्व करने वाला नहीं है। नेक्स्ट, आपकी कक्षा में कुछ छात्रों की दृष्टि कमजोर है और वे पढ़ने में भी कमज़ोर हैं। वे आपसे निवेदन करते हैं कि वे श्यामपट्ट पर देख नहीं पाते, तो उन्हें आगे बैठने की अनुमति दे दी जाए। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? उनकी इच्छा अनुसार उन्हें आगे बैठा देंगे जिससे वे श्यामपट्ट पर लिख सकें और देख सकें। एक बालक की बुद्धि लब्धि अगर 150 है तो वह बालक क्या हुआ? अति प्रतिभाशाली बालक। बिछड़े बालकों की शिक्षा के शुभ रूप में कौन सी बातें निम्नलिखित की जानी चाहिए? विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग, विद्यालय में विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था, विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था। अगर मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता होती है, संवेगात्मक रूप से अस्थिर रुचियाँ सीमित होती हैं, निरंतर अव्यवस्था का होना। देखिए विशिष्ट बालक के क्या है? विशिष्ट बालक
विशिष्ट बालक से तात्पर्य ऐसे बालक से होता है जो विकास के सभी पक्षों में सामान्य बालक से भिन्न हो तथा जिसके लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। वह बालक जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक आदि विशेषताओं में औसत से विशिष्ट हो और वह विशिष्ट इस स्तर की हो कि इसे अपनी विकास क्षमता की उच्चतम सीमा तक पहुंचने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो तो असाधारण या विशिष्ट बालक कहलाता है। विशिष्ट बालक कहलाता है। अब विशिष्ट बालकों के प्रकार देख लेते हैं क्या है। बौद्धिक दृष्टि में प्रतिभाशाली और मंदबुद्धि। बौद्धिक दृष्टि अब शैक्षणिक दृष्टि से देख लेते हैं तो तीव्र बालक और बिछड़ बालक, और शारीरिक दृष्टि से देखें तो बहरे बालक, कम सुनने वाले बालक, और इसके बाद में देखेंगे। और समस्या दृष्टि से अगर हम देखने चाहते हैं तो सामाजिक दृष्टि से कुछ मायोजित बालक और संवेगात्मक असंतुलित और अपराधी बालक, और अंधे बालक दृष्टिकोण से मुक्त से युक्त और वाणी दोष में युक्त और विकलांग। विशिष्ट बालक होते हैं कुछ तीव्र बुद्धि के, कुछ मंद बुद्धि, कुछ बिछड़े, कुछ शारीरिक दोष युक्त। तो विशिष्ट बालक की अगर बुद्धि लंबी होती है तो 130 से अधिक या 90 से कम। अगर प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों से जन्म से ही 1 पौंड भारी एवं 3/2 इंच लंबे होते हैं तो टारमैन के अनुसार, देखिए उन्होंने टारमैन के अनुसार, टारमैन ने कहा था प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों से जन्म से ही मतलब 1 पौंड भारी होते हैं, टारमैन के अनुसार, टारमैन ने कहा था। और दूसरे हैबिग हार्स्ट ने क्या देखिए, कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभाशाली बालक वह हैं जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य कुशलता तथा प्रवीणता का परिचय देते हैं। ये कथन किसने कहा था? तो ये हैबिग हार्स्ट ने कहा था। विशिष्ट बालक का संबंध क्या है? बुद्धि स्तर। टारमैन के अनुसार विशिष्ट बालकों की विशेषता क्या थी? बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन से बालक आते हैं? प्रतिभाशाली, बिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक और प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या होती है? सामान्य अध्ययन में रुचि, जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यक्तित्व तथा व्यवहार संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आयु के अन्य औसत तथा सामान्य बालकों में बहुत भिन्न होते हैं तो कहलाते हैं विशिष्ट बालक। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता होती है अमूर्त चिंतन की अधिकता होना। जो बालक असामाजिक कार्य करते हैं ऐसे बालकों की श्रेणी में अपराधी बालक। सामान्य बालकों का व्यवहार होता है समाज द्वारा स्थापित समानताओं के अनुकूल। ये टॉपिक बहुत अच्छा है। अगर ये पीडीएफ आप जो भी हम नोट्स पढ़ा रहे हैं, अगर इनको आप प्राप्त करना चाहते हैं, दोबारा आप रिपीट करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर इनको प्राप्त कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिए आपको जाने के लिए जो हमारा जो वीडियो है इसके नीचे टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप जाना। एक टेलीग्राम चैनल है, एक टेलीग्राम लिंक यानी कि ग्रुप है, तो आपको ये दोनों पे ये मिल जाएंगे जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, क्योंकि ये चीज़ आपको दोबारा भी आप रिपीट करना चाहो तो कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट टॉपिक, अब सृजनात्मक बालक क्या है, इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सृजनात्मक बालक, ठीक है। सृजनात्मक बालक का अर्थ है सृजनात्मक बालक के अंदर वह योग्यता होती है जो नए आविष्कार करने, समस्याओं का समाधान ढूंढने, नवीन परिस्थितियों में समायोजन करने और जीवन को सुखी बनाने में सहायता प्रदान करती है।
व्यक्ति की इस मौलिक योग्यता को ही सृजनात्मकता कहा जाता है। दूसरे शब्दों में परंपरागत लीक से हटकर जब कोई व्यक्ति या बालक कार्य करता है तो उसे सृजनशील प्राणी कहा जाता है। सृजनात्मक बालक में निम्न विशेषताएं भी हो सकती है: हट्ठी होना, डरपोक होना, दृढ़ प्रतिज्ञ होना या अस्थिर स्वभाव वाला तथा निश्चल होना आदि। जो बालक नए एवं मौलिक विचारों, क्रियाओं, कल्पनाओं, आविष्कार की योग्यता रखता है को कहा जाता है सृजनात्मक बालक। सृजनात्मक व्यक्ति की 84 व्यक्तिगत विशेषताओं की एक सूची तैयार की थी। किसने की थी? टेरोन्स ने। किसने? टोरेंस ने। अब बाल अपराध। देखिए, बाल अपराध बालकों द्वारा किए गए समाज विरोधी कार्यों या अपराधों को बाल अपराध या किशोर अपराध कहते हैं। बाल अपराधियों में कुछ विशेष बातें होती हैं: अपारगर्दी, दुर्व्यवहार, बुरे इरादे, शैतानी करना, चोरी करना, जुआ खेलना, मदिरापान करना या झूठ बोलना, लड़ाई झगड़ा करना, सार्वजनिक वस्तुओं को नष्ट करना, दूसरों को चुनौती देने की प्रवृत्ति, अधिकारों की आज्ञा न मानना, स्कूल से भागना या अनुपस्थित रहना इत्यादि। वह जो एक स्कूल खोलता है एक जेल बंद करता है। देखिए, वह, इन्होंने कहा था, हुगो ने कहा था, वह जो एक स्कूल खोलता है तो एक जेल बंद। इसका मतलब उन्होंने कहा है अगर हम एक स्कूल खोलेंगे तो समझ लो एक जेल बंद करेंगे, क्योंकि स्कूल एक ज्ञान का मंदिर है, ज्ञान का घर है। स्कूल क्या? हमारा एक ज्ञान का घर है, जहाँ से एक महान व्यक्ति, ज्ञान प्राप्ति, एक अच्छे व्यक्ति कहाँ? स्कूल में बनते हैं। किसने कहा था? ये हुगो ने कहा था। अब कुछ अपराध के उपचार जान लेते हैं। मनोवैज्ञानिक विधियां देखिए, क्रीड़ा चिकित्सा और मानव अभियान, मनोविश्लेषण विधि और मनोनिक विधियां क्या हैं? प्रशिक्षण जान लेते हैं। बाल बंदी गृह, इसमें 19 से 21 वर्ष तक का किशोर रखा जाता है। बंदी गृह, देखिए, बाल बंदी गृह, इसमें 19 से 21 वर्ष तक का किशोर रखा जाता है। और रिफॉर्मेटरी स्कूल, सुधार गृह, पोस्टल स्कूल, इसमें 16 से 21 वर्ष तक की आयु के अपराधी रखे जाते हैं। सर्टिफाइड स्कूल या बाल सलाह केंद्र या किशोर न्यायालय। बाल अपराध का कारण है दूषित वातावरण। और बाल अपराध रोकने में विद्यालय कैसे सक्षम है? योग्य अध्यापकों की नियुक्ति करके, नैतिक शिक्षा देकर और स्वास्थ्य मनोरंजन देकर। बाल अपराध का उपचार किस विधि द्वारा होता है? मनोवैज्ञानिक और वैधानिक विधि द्वारा। बाल अपराधियों के लक्षण क्या हैं? उद्दंडता करना, चोरी करना, झूठ बोलना इत्यादि, ये सब बाल अपराध के लक्षण हैं। अधिगम की प्रकृति के बारे में जान लेते हैं। अधिगम क्या है? अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूल की एक प्रक्रिया है। किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। देखिए, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूल की एक प्रक्रिया किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। व्यवहार के कारण व्यवहार में आए कोई भी परिवर्तन अधिगम है। किसने कहा था? गिलफोर्ड ने। ये व्यवहार के कारण व्यवहार में आए परिवर्तन क्या है आपका? गिलफोर्ड ने कहा था। आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। देखिए, आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियाँ। देखिए, आदत अच्छी, ज्ञान अच्छा हो, विचार अच्छे हो, तो यही क्या आपका अधिगम है। किसने कहा था? क्रो एवं क्रो ने। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं। देखिए, नवीन ज्ञान मतलब नया ज्ञान, और नई प्रक्रिया को अर्जन करने की प्रक्रिया, अधिगम करने की प्रक्रिया। किसने कहा था? वुडवर्ड ने कहा है। पुनरावृत्त अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहारजन्य क्षमता में आने वाले अपेक्षाकृत स्थायी प्राकृतिक का परिवर्तन अधिगम है। किसने कहा? ये किम्बले ने।
अधिगम की अभिव्यक्ति अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन के रूप में होती है। कौन कह रहे हैं? क्रोनबैंक। अधिगम की विधिया के बारे में जान लेते हैं। अधिगम की विधिया किसी से रिलेटिव कुछ इन्हीं से जानकारी कर लेते हैं। देखो, करके सीखने की विधि क्या है? हमारी अधिगम विधि है। निरीक्षण करके सीखने की विधि, ये भी आपका अधिगम विधि है। परीक्षण करके सीखने की विधि अधिगम है। वाद विवाद विधि अधिगम है। अनुकरण विधि अधिगम है। प्रयास व त्रुटि विधि क्या अधिगम है। वाचन विधि, पूर्ण विधि, अंश विधि, ये क्या हमारी अधिगम विधि चल रही है सब। और अंतराल विधि और सतत विधि, यानी कि 11 विधियों का से रिलेटिव है ये अधिगम विधि। प्रभावशाली अधिगम के घटक क्या होते हैं? फैक्टर ऑफ इफेक्ट लर्निंग। प्रभावशाली अधिगम से आशय स्थायी एवं उपयोगी अनुक्रियाओं से है जो व्यक्तियों को सफलता के शीर्ष पर पहुंचाती हैं। निम्नलिखित घटक अधिगम को प्रभावशाली बनाती हैं। पहला है आपका प्रत्यक्षात्मक, प्रत्ययात्मक, अभिवृत्त्यात्मक, संवेगात्मक, मौखिक, गमक, दृश्यात्मक, कौशल, अधिग्रहण, अन्य परिस्थिति, अन्य घटक, स्वयं अनुभव परक और प्रक्रियात्मक। ये क्या हमारी सब प्रभावशाली अधिगम के घटक हैं। ये सब बहुत पूछ लेते हैं कभी कभी। यही इन्हीं प्रश्नों से ही आपके अधिगम के प्रभावशाली के ही प्रश्न बनते हैं। इन्हीं मौखिक क्या, गमक क्या है, दृश्यात्मक क्या, अधिगमी है, सब ये। अधिगम की विशेषताएं। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन कैसा है? और अधिगम वातावरण के साथ समायोजन भी है। अधिगम क्या है? वातावरण के साथ समायोजन। और अधिगम अनुभवों का संगठन भी है। अधिगम क्या? अनुभवों का संगठन। अधिगम उद्देश्य से पारक होता है। अधिगम क्रियाशील होता है। अधिगम व्यक्ति व सामाजिक दोनों प्रकार के होते हैं। अधिगम वातावरण के परिणाम स्वरूप होता है। अधिगम व्यक्ति के आचरण को प्रभावित करता है। और अधिगम क्या है? व्यक्ति के आचरण को प्रभावित करता है। एक दृश्य में परीक्षा उपयोगी बुद्धि के सिद्धांत प्रवर्तक, ये शायद हमने आपको करा दिया था एक बार, फिर भी आप देख लो। ये हमने करा दिया है, इसको आप सब देख लो, पिछली वीडियो में है ये सब। बुद्धि पास मॉडल क्या है? जेपी दास हैं। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे है। और बुद्धि की संरचना सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड ने। बहुकारक सिद्धांत है आणविक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने। 2 खंड 3 खंड 2 खंड सिद्धांत स्पेरमैन ने। और 3 खंड सिद्धांत स्पेरमैन ने। ये हमने करा दिया है। ये देखते सीखने के महत्वपूर्ण सिद्धांत एवं दृष्टि में, ये बहुत जरूरी है। सीखने के महत्वपूर्ण सिद्धांत एवं दृष्टि में, एक तरफ सिद्धांत आपके, एक प्रवर्तक है। उद्दीक अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक है। क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत स्किनर है, बीएफ स्किनर। और अनुक्रिया सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया पावलाव। समीपता का अनुबंध सिद्धांत गुथरी। प्रबल सिद्धांत क्लर्क एल हॉल ने। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत एडवर्ड बेस टालमैन ने। सोच का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत वोल्फ गैंग कॉलर या वोल्फ गंग कॉलर। अधिगम के क्षेत्र का सिद्धांत कोर्ट लेविल। अधिगम सोपन का सिद्धांत आर एम गैने।
और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा। एक दृष्टि में कुछ देख लेते अधिगम क्या है, अधिगम के बारे में क्या है। अधिगम अधिगम क्या है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन। देखिए अधिगम क्या है? अधिगम है व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम सार्वभौमिक भी है, अधिगम परिवार में परिवर्तन, मतलब अधिगम व्यवहार में परिवर्तन भी है, अधिगम सार्वभौमिक भी है, अधिगम लगभग स्थायी प्रकृति का परिवर्तन भी है, अधिगम प्रयोजनपूर्ण है, अधिगम व्यक्तियों के समायोजन में अनुकूल के लिए तैयार करती है, अधिगम विकास है, अधिगम जीवन पर्याप्त चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है, अधिगम रचनात्मक है, अधिगम पूर्ण परिस्थिति के प्रति अनुकूल अनुक्रिया है, अधिगम अभ्यास प्रशिक्षण तथा अनुभव पर आधारित होता है, अधिगम स्थानांतरित है, अधिगम अनुभवों का संगठन है और अधिगम अनुकूलन है, अधिगम व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों है, अधिगम वातावरण की उपज है। अधिगम अनुभवों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है, अधिगम खोज परख है। देखिए कितने सारे ये सारे अधिगम से ही, और ये परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है, ये परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। तुम्हारे चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, एमपी मध्य प्रदेश टेट हो, रीट हो, कुछ भी हो, जो प्राइमरी जो जूनियर में परीक्षा आती है पूछी जाती है, रीट टेट सी टेट सुपर टेट, सभी के लिए ये आपका सीडी भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, हमें लग रहा है दोस्तों, चलो नेक्स्ट देखते हैं, बाद में बात करेंगे इसके मामले में। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बैंक देखो, इसके नीचे पढ़ते हैं। अल्फोर्ड ने व्यक्ति को, देखिए अल्फोर्ड ने व्यक्ति को किस सन में परिभाषित किया था? तो यह है 1937 में। और दूसरा आपका, कैटल ने कितने मुख्यशील गुण माने थे? 12। व्यक्तित्व समन्वित गुणों का विकास, व्यक्तित्व समन्वित गुणों का विकास गिलफोर्ड। फ्राइड ने कुल कितने तत्व दिए थे? कितने? 2। मांग सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? अब्राहम मैस्लो। वातावरणीय कारक के सिद्धांत, कारक कितने होते हैं? कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। शील गुण सिद्धांत किसने दिया? अल्फोर्ड ने। शरीर संरचना सिद्धांत किसने दिया? शेल्डन ने। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? फ्राइड। व्यक्तिगत शील गुण सिद्धांत पर किसने अत्यधिक जोर दिया था? तो अल्फोर्ड ने दिया था। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों परीक्षा के लिए, इनको रिपीट कर लेना। और इनको आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल, और आपका ये जो वीडियो है यूट्यूब वाले, इस वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप हमें कमेंट बॉक्स कर दें, वहाँ पे आप प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण, BF स्किनर कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के। BF स्किनर अधिगम के सिद्धांत के लिए मुख्य किस जानवर का प्रयोग करा था उन्होंने? चूहे का। स्किनर की पुस्तक क्या है? द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्रिया पृष्ठ अनुबंध सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने। और BF स्किनर चूहे के अतिरिक्त किस पक्षी पर और प्रयोग किया था? कबूतर का। सभी को मालूम होगा, ये परीक्षा दृष्टि से उपयोगी। TAT परीक्षा में 31 कार्डों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक कार्ड सादा रहता है, एक कार्ड सादा रहता है। दूसरा, किसी एक व्यक्ति पर 20 कार्डों का अधिगम प्रयोग किया जाता है। कार्ड पर अलग अलग विषय से संबंधित चित्र बनाए जाते हैं और प्रत्येक कार्ड पर बने चित्रों के आधार पर 5 मिनट में कहानी बनानी पड़ती है। कहानी बनाते समय परीक्षार्थियों को 4 तत्वों का विशेष ध्यान देना आवश्यक है। चित्र में दिखाई घटना से पहले
कौन सी बात घटित हुई होगी? इस समय क्या हो रहा है? तीसरा नंबर, ये लोग क्या सोच रहे हैं? उनके मन में कौन से भाव उठ रहे हैं? चौथा, इसका अंत क्या होगा? परीक्षार्थियों से सादा कार्ड पर कहानी बनाने को कहा जाता है या उसमें सुना जा सकता है? कहानी परीक्षार्थियों से लिखाई जा सकती है। टीएटी के संपूर्ण परीक्षा में 2 घंटे का समय लगता है। दोस्तों लास्ट चल रहा आपका अधिगम स्वप्निक का सिद्धांत क्या है? देखिए, अधिगम स्वप्निक क्या है? ज्ञान ने अधिगम की प्रकृति को समझने के लिए अधिगम स्वप्निक नाम न्यूतन शब्दावली का प्रयोग किया। आर एम ज्ञान ने अधिगम स्वप्निक को 8 वर्गों में वर्गीकृत किया और अधिगम स्वप्निक के 8 वर्गों में एक सोभाष्ट अंतर्निहित क्रम संभावित है तथा इसकी मुख्य विशेषता सरल से जटिल की ओर है। इसको जान लेते हैं। पहला देखिए, सरल से जटिल की ओर। हम नीचे चलते हैं। पहला आपका संकेत अधिगम, दूसरा आपका उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, नीचे से ऊपर मतलब सरल से जटिल की ओर। तीसरे कॉलम में है आपका श्रृंखला अधिगम, चौथा कॉलम है आपका शाब्दिक अधिगम, पांचवें कॉलम की बात कर लेते बहुविभेदक, छठे की बात कर लेते प्रत्ययन, सातवां है आपका सिद्धांत और आठवां आपका समाधान समस्या। दोस्तों ये प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता परीक्षा दृष्टि, इसकी क्लास आपकी कल होएगी। अब हम अपनी क्लास का ही ब्रेक लगा रहे हैं। यहाँ तक आपको क्लास हमारी कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप नए हो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक आप जो भी हैं अपने मित्रों को हमारे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए। देखिए ये भी एक अपना ही परिवार है। जो भी आप हमसे बात करना चाहते हो, पूछना चाहते हो, हमें पूछ सकते हो, हमें रिप्लाई दे सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके। जो भी समस्या है हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। हम लोग क्या एक मित्र हैं, एक अपना एक परिवार है। अपना एक यूट्यूब चैनल क्या होता है, एक परिवार होता है। क्योंकि आप लोग क्या अपना एक जैसे एक स्कूल में हम लोग पढ़ने जाते हैं और टीचर एक बच्चों से क्या है डिस्कस चलता है, वैसे ही मानो। और देखो जो भी टीचर का जिसका सपना है बनना, तो प्राइमरी और जूनियर टेट तो क्लियर कर लो। चाहे आपका कोई सा भी केंद्र राज्य हो, आपका मध्य प्रदेश हुआ, हरियाणा हुआ या रीट हुआ, रीट में मतलब राजस्थान, या आपका उत्तर प्रदेश था ही, या आपका केंद्र है। अगर केंद्र की बात करें तो जैसे आपका केवीएस विद्यालय, नवोदय विद्यालय है या एनवीएस विद्यालय है, इनमें अगर हम टीजीटी पीजीटी के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो आपको उसमें टेट मांगा जाता है। टीजीटी में टेट मांगा जाता है, पीजीटी में टेट नहीं मांगते हैं, मुझे शायद कंफर्म है। अगर मास्टरी का सपना है, और मैंने तो एक चीज़ और भी सुनी है, आपको बता देता हूँ इसी अपने चैनल के माध्यम से सभी दोस्तों मित्रों को, क्योंकि आने वाली जो उत्तर प्रदेश की टीजीटी पीजीटी भर्ती है या एलटी की है, तो उसमें भी टेट का सुन रहे हैं कि टेट मांगा जा करेगा। उसमें भी टेट हो या आपके पास सी टेट हो, ये बात रियल है, सुनने में आ रही है। अपने इस यूट्यूब के माध्यम से सभी दोस्तों को कहना चाह रहा हूँ मैं कि सुपर टेट यानी कि टेट के लिए हम फिर एलटी या प्रवक्ता के लिए ही टेट होगा जब भी हम अप्लाई कर पाएंगे, चाहे फिर टीजीटी हो या पीजीटी हो। इसलिए जो भी विद्यार्थियों ने टेट या सी टेट नहीं करा है इस बार क्लियर कर लो। बस एक बार मेहनत करनी है, फिर सी टेट बार बार नहीं करना, आपको लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। जो भी समस्या है दोस्तों आप हमें बता सकते हो। आपको हमारी क्लास पसंद नहीं आ रही या जो भी हम बता रहे हैं, बट अभी हमारा छोटे से सब्सक्राइबर हुए हैं, अभी हम नए अभी हमारा ज़्यादा सब्सक्राइबर नए हुए हैं। सिर्फ आप लोगों का साथ चाहिए, जल्दी हमारा चैनल ग्रोथ करने लगेगा, सिर्फ आप लोगों का साथ चाहिए। भाई यहाँ पर हम विराम ले रहे हैं।
अगले टॉपिक पर जल्दी ही डिस्कस करेंगे, नए टॉपिक पर लेकर आएंगे हम। बाय दोस्तों, गुड नाइट, टेक केयर।